This is Pot Spread. नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है काम का अनौपचारिकीकरण यानी इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ हमारे लेबर मार्केट को पूरी तरह से बदल रहा है बल्कि सोशियोलॉजी के एग्जाम्स के लिहाज से भी बेहद जरूरी है। तो इस पूरे चर्चा को हमने एक लॉजिकल स्ट्रक्चर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये इनफॉर्मलाइजेशन है क्या, फिर हम इसके पीछे के कारणों को जानेंगे। इसके बाद हम सोशियोलॉजी की कुछ अहम थ्योरीज पर नजर डालेंगे जो आपको एग्जाम में बेहतरीन नंबर दिला सकती हैं। फिर देखेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है, इसका असर क्या हो रहा है, और आखिर में बात करेंगे भारत के पॉलिसी रिस्पॉन्स और उससे जुड़ी चुनौतियों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं काम का अनौपचारिकीकरण तो हमारा मतलब क्या है। देखिए, इसे बहुत सीधे शब्दों में समझें तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक ऐसा बदलाव जहां लोग स्टेबल सिक्योर नौकरियों से हटकर ऐसे काम की तरफ जा रहे हैं जो ज्यादा फ्लेक्सिबल तो है लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा असुरक्षित भी है। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब लोग ट्रेडिशनल 9 से 5 वाली जॉब्स में कम हैं और ऐसे कामों में ज्यादा जो किसी लेबर लॉ या सोशल सिक्योरिटी के दायरे में नहीं आते। जरा सोचिए, आपके शहर के स्ट्रीट वेंडर या फिर जो गिग इकोनॉमी में डिलीवरी पार्टनर्स हैं या घरों में काम करने वाले लोग, इन सब में एक बात कॉमन है ना? कम तनख्वाह और नौकरी की कोई गारंटी नहीं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए तो आपको इसकी भयावहता का अंदाजा लगेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO कहता है कि दुनिया भर में 61% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, और जब बात भारत की आती है तो ये आंकड़ा तो होश उड़ाने वाला है, 80% से भी ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट की जो कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, जब 1970s के दशक में कीथ हार्ट ने पहली बार इसकी बात की तो सबने सोचा कि ये तो बस एक टेम्पररी फेज है, मतलब जैसे जैसे देश तरक्की करेंगे ये अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन 1980s के दशक तक आते आते पूरी सोच ही बदल गई। स्कॉलर्स को ये एहसास हुआ कि अरे नहीं, ये कोई अस्थायी चीज नहीं है, ये तो ग्लोबल कैपिटलिज्म का एक स्ट्रक्चरल हिस्सा है, एक सोची समझी रणनीति जिससे कंपनियां अपनी लागत कम रखती हैं। तो इस पहले सेक्शन से हमारे लिए टेकअवेज क्या हैं? पहला, इनफॉर्मलाइजेशन एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, कोई टेम्पररी चीज नहीं। दूसरा, भारत में ये एक बहुत बहुत बड़ी सच्चाई है। और तीसरा, 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए उन्होंने इस ट्रेंड्स को और भी तेज कर दिया। ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के आंसर्स के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन का काम करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, वो कौन सी वजह हैं, कौन सी ताकतें हैं जो हमें सिक्योर जॉब से दूर इस इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ धकेल रही हैं। चलिए अब इन वजहों को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है बल्कि कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन। दुनिया भर की कंपनियों में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि उन पे कॉस्ट कटिंग का जबरदस्त प्रेशर है। तो वो क्या करती हैं, परमानेंट स्टाफ रखने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाती हैं। फिर आती है टेक्नोलॉजी। ऑटोमेशन और गिग इकोनॉमी ने नए मौके तो बनाए, लेकिन ज्यादातर मौकों पर कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। और हाँ, हमारे यहाँ के कमजोर लेबर लॉज और कंपनियों की लागत बचाने की जो स्ट्रैटेजी है वो भी इसे और बढ़ावा देती है। चलिए अब इस टॉपिक के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। ये वो एनालिटिकल टूल्स हैं, वो लेंस हैं जो आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझाएंगे कि क्यों हो रहा है। और यही एक बेहतरीन आंसर की निशानी है। इसे समझने के लिए हमारे पास 2 मेन अप्रोच हैं। पहला है डुअलिस्ट अप्रोच। ये क्या कहता है? ये कहता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ये 2 अलग अलग दुनिया हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। इनफॉर्मल सेक्टर तो बस उन लोगों के लिए है जिन्हें फॉर्मल इकोनॉमी में जगह नहीं मिली। लेकिन यहीं पर आता है दूसरा अप्रोच, स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच, और ये कहता है नहीं, ये दोनों अलग नहीं हैं बल्कि आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। असल में फॉर्मल सेक्टर जानबूझकर इनफॉर्मल सेक्टर का इस्तेमाल करता है, उसका शोषण करता है ताकि वो अपनी कॉस्ट कम कर सके और ज्यादा फ्लेक्सिबल बना रहे। ये फर्क समझना आपके एग्जाम के लिए क्रिटिकल है। अब आते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पर। ये इसे एक बिल्कुल अलग एंगल से देखता है। मार्क्सिस्ट थ्योरी में इनफॉर्मल वर्कर्स को रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर कहा जाता है, मतलब श्रम की एक आरक्षित सेना। सोचिए,
ये एक ऐसी बैकअप आर्मी है जो हमेशा कम से कम सैलरी पर काम करने को तैयार है। तो इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी कम रहती है और उनकी बार्गेनिंग पावर भी घट जाती है। और जैसा कि सोशियोलॉजिस्ट यॉन ब्रेमन ने भारत के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया, इस सिस्टम का सबसे ज्यादा शोषण झेलना पड़ता है हाशिए पर मौजूद समुदायों को। इसके बाद है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, जो इसमें एक बहुत जरूरी डायमेंशन जोड़ता है। ये सवाल उठाता है कि आखिर इनफॉर्मल सेक्टर में इतनी ज्यादा औरतें क्यों हैं, और इसका जवाब मिलता है हमारी पितृसत्तात्मक यानी पेट्रियार्कल सोच में। महिलाओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो घर और बच्चों की देखभाल करें बिना किसी पैसे के, और यही जिम्मेदारियां उन्हें घर से किए जाने वाले कम सैलरी वाले इनफॉर्मल कामों की तरफ धकेल देती हैं। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो जेंडर इनइक्वालिटी को बनाए रखता है। और आखिर में ग्लोबलाइजेशन अप्रोच, ये आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। गाय स्टैंडिंग जैसे थिंकर्स का कहना है कि इस न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन ने एक नए क्लास को जन्म दिया है, जिसे वो कहते हैं प्रिकैरिएट। ये वो लोग हैं जो लगातार एक अनिश्चितता, एक इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं। न कोई जॉब सिक्योरिटी, न कोई स्टेबल आइडेंटिटी। और आज की जो गिग इकोनॉमी है वो इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। तो ये तो हो गई थ्योरीज। अब ये देखते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, इसका असली दुनिया में लोगों पर, कंपनियों पर और देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मलाइजेशन अकेले काम नहीं करता। ये समाज में पहले से मौजूद दूसरी इनइक्वालिटीज़ के साथ मिलकर काम करता है, जैसे कि जेंडर, कास्ट और माइग्रेशन। अक्सर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशंस में औरतें और माइग्रेंट वर्कर्स ही काम करते हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी ने एक नया टर्म बना दिया है, डिजिटल प्रिकैरिएट, मतलब डिजिटल दुनिया की अनिश्चितता, और इसे सही ठहराया जाता है नियो लिबरलिज्म के नाम पर। अगर इसके असर की बात करें तो ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। वर्कर्स के लिए हाँ, ये रोजी रोटी का एक जरिया तो है, लेकिन साथ ही ये शोषण और गरीबी का एक जाल भी है। कंपनियों के लिए कॉस्ट तो बचती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन पर असर पड़ता है। और देश की इकोनॉमी के लिए ये लोगों को काम तो देता है, पर इससे असमानता बढ़ती है और सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी कम होता है। तो इसका जो सेंट्रल पैराडॉक्स है, जो विरोधाभास है, वो यही है कि इनफॉर्मलाइजेशन आपको तुरंत के लिए तो राहत दे देता है, गुजारे का जरिया दे देता है, लेकिन ये उन्हीं कमजोरियों को और पक्का कर देता है जो लोगों को गरीबी में फंसाए रखती हैं। इस पहेली को समझना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल आता है कि इस इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार कर क्या रही है। चलिए अब जरा पॉलिसी रिस्पॉन्स और उनके सामने क्या-क्या चैलेंज हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। अगर हम भारत की पॉलिसीज को देखें तो समय के साथ एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट आया है। 1991 में जब उदारीकरण हुआ तो उसने एक तरह से इनफॉर्मेलिटी को बढ़ावा ही दिया, लेकिन हाल के कुछ सालों में सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे नए लेबर कोड्स लाए गए, ई-श्रम पोर्टल शुरू किया गया। इन सब का मकसद है कि इनफॉर्मल वर्कर्स को रजिस्टर किया जाए और उन्हें सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जाए। ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये सारी नीतियां सिर्फ कागजों पर ही अच्छी लग रही हैं या जमीन पर भी कुछ बदल रहा है? और देखिए, रास्ते में मुश्किलें कम नहीं हैं। कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन उनका एनफोर्समेंट, उनका लागू होना बहुत कमज़ोर है। ई-श्रम पोर्टल का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे देश में जो डिजिटल डिवाइड है, उसकी वजह से बहुत से ज़रूरतमंद वर्कर्स तक इसका फ़ायदा पहुंच ही नहीं पाता। और अक्सर हमारी पॉलिसीज़ औरतों, माइग्रेंट्स जैसे जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनकी खास ज़रूरतों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैराडॉक्स है और इसका कोई एक आसान सा समाधान नहीं है। इसके लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए जिसमें मजबूत कानून हो, उनका सख्ती से पालन हो, डिजिटल डिवाइड को कम किया जाए और विकास का एक ऐसा मॉडल हो जो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी पर नहीं बल्कि सबके समावेशी विकास पर जोर दे। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचिएगा जरूर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी गिग्स और टास्क पर आधारित एक नई इकोनॉमी बना रही है, तो काम का, वर्क का भविष्य आखिर होगा कैसा? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।